स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, यह मेरा एपिसोड नंबर 19 है जो कि झारखंड हिस्ट्री से रिलेट करता है। और इस झारखंड हिस्ट्री के पीरियड में हम लोगों ने अभी तक हुमायूं के काल तक को देखा था, जिसके वजह से झारखंड में और बिहार में जो है अफ़गानों का शासन जो है शुरू हो गया था और दिल्ली का जो राज शासन था उसका इम्पैक्ट बिहार और झारखंड में पड़ने लगा था। इसके आगे का पीरियड हम लोग इस 19वां सीरीज में 19वां एपिसोड में देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे? अकबर के काल को देखेंगे, जो कि अकबर का काल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। राइट, ये आप सभी जानते हैं क्योंकि नेशनल हिस्ट्री सभी लोग पढ़ते हैं और इस पीरियड को बेखूबी से जानते हैं, क्योंकि अकबर का काल जो है भारत के साम्राज्य के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हुए हम लोग इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, चाहे वो जेपीएससी का हो या फिर जेएसएससी का हो, उस रिस्पेक्ट में हिस्ट्री ऑफ झारखंड बोले या फिर झारखंड से रिलेट जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारा यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। अभी बस शुरुआत है और शुरुआत के पीरियड में हम लोग हिस्ट्री को पूरा जान लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे और चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अभी मैं अकबर पीरियड को डील कर रहा हूँ। तो इस अकबर के समय में मुग़ल एम्पायर को अगर देखें, मुग़ल साम्राज्य का अगर विस्तार देखें तो देखिए यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के ये जो मध्य भाग है यहाँ तक ये पूरा पूरा फैला हुआ था। ठीक है, और बंगाल जो है वो पूरा मुग़ल एम्पायर के अधीन आ गया था। ठीक है, गुजरात का कुछ पार्ट को छोड़ दें और नीचे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत को छोड़ दें तो इतना बड़ा साम्राज्य जो है मुग़ल एम्पायर का था। इसमें तो बंगाल अगर आ रहा है यानी कि बीच में उसका जो भाग है झारखंड वो भी आएगा, राइट, और बिहार तो आएगा ही आएगा। बीच में कुछ कुछ भाग में अलग राजा थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, समझौता के तहत कर मुग़ल एम्पायर को दिया करते थे और अपनी सुरक्षा रखा करते थे। तो चलते हैं और उसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि इसके समय में झारखंड में आखिर इम्पैक्ट क्या था। अगर मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट का बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि अकबर जो है अफ़गानों पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड का उपयोग किया और साथ ही यहाँ की समृद्ध भूमि से धन की प्राप्ति के लिए वसूली किया करते थे। सिंपल सा बात कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अकबर के शासनकाल में अगर हम लोग देखें तो झारखंड वैसे भी काफ़ी समृद्ध था, क्योंकि यहाँ जंगल संपदा काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और सभी को पता था कि यहाँ का लोहा जो है काफ़ी नायाब है, काफ़ी अच्छा होता है, उसका उपयोग भी करते थे। साथ ही साथ जंगलों से हाथी मिला करते थे, जो कि लड़ाई में काफ़ी उपयोगी साबित हुआ करता था। ठीक है, तो अकबर का काल को अगर हम लोग विभाजित कर दें 1500 ये आ गया 56 में, और 1556 से अगर 1575 तक का बात करें या फिर 76 ले लो, ठीक है, यहाँ तक का बात करें तो ये अकबर का पूर्वाध साम्राज्य का पूर्वाध की बात कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1576 से लेके 1605 तक हम लोग उसके उत्तरार्ध की बात करेंगे। ठीक है, तो इस पीरियड में इन्होंने केवल ध्यान दिया था अफ़गानों के ऊपर। आपको पता है कि हमारे क्षेत्रों में और बिहार के क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, यूपी के क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है अफ़गानों का साम्राज्य काफ़ी अच्छा से फैल गया था अकबर के आने से पहले। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी एक बहुत इस टाइम में एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जो अफ़गान ही थे। इन्होंने
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड इन सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाल रखा था और साथ ही दिल्ली में उन्होंने हुमायूं को हरा के अपना साम्राज्य स्थापित किया था। क्लियर है? उसकी वजह से बहुत सारे सूबेदार और जमींदार जो थे इस एरिया में अफ़गान ही थे। तो अफ़गानों को पराजित करने के लिए सबसे पहले अकबर ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो समाज का विस्तार करने के लिए, ठीक है? समाज का विस्तार करने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ के समृद्ध भूमि का उपयोग करने के लिए, ठीक है? और अगर हम लोग देखें तो आर्थिक ये हो गया समृद्ध, ये हो गया विस्तार, और दूसरा सामरिक महत्व भी था इसका, ठीक है? उसके रीज़न से इन्होंने अकबर ने अपना विजय अभियान अफ़गानों के खिलाफ जारी रखा था। इसी टाइम पीरियड में और एक चीज़ होता है, वो हम लोग देखेंगे आगे कि 1575 का जो ईस्वी था, इसमें उड़ीसा में है ना जुनैद कुर्रानी, जो कि दिल्ली में भी इसका प्रभाव था। धीरे धीरे क्या होता है, मुग़लों से लड़ाई होते होते ये एक बार झारखंड के रामगढ़ में आके रुकते हैं जुनैद कुर्रानी, लेकिन मुग़ल सेना जो है इसका पीछा करते हुए रामगढ़ तक पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये दोनों ही घटनाएं जो है वो अफ़गानों तक ही सीमित था। अभी जो यहाँ के क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, झारखंड के क्षेत्र में जो राजा हुआ करते थे क्षेत्रीय राजा, जैसे सिंहभूम में सिंह वंश, ठीक है, उसके बाद आपका नाग वंश, उसके बाद यहाँ पर आपका झारखंड का पलामू में हो गया, अभी आएगा चेरो वंश, ठीक है, उसके बाद मानभूम में मान वंश। इन सब के खिलाफ भी अपना अभियान जारी करेगा और ये टाइम पीरियड जो है वो 1575 के बाद का है, 1575 के बाद का है। ठीक है, तो इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये भी हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नागवंशियों पे इम्पैक्ट के बारे में लिखा गया है। तो नागवंशियों का जो इस समय राजा थे उनका नाम था मधुकरण शाह। ठीक है, नागवंशी जो कि झारखंड के एकदम बीचों बीच वाला पोर्शन में है ना, बीचों बीच वाला पोर्शन में राज किया करते थे ना, ये वाला पोर्शन में, जहाँ गुमला, रांची, खूंटी ये सब एरिया वाला में नागवंश थे। तो नागवंश का इस समय राजा हो गए आपके मधुकरण शाह। तो मधुकरण शाह से कर वसूली करने के लिए सम्राट अकबर ने क्या किया था, शाहबाज खां को सेनापति बनाकर भेजा था इसके पास, शाहबाज खां को। तो यहाँ पर पॉइंट देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताया है। शाहबाज खां को सेनापति बनाकर सम्राट अकबर ने क्या किया था, नागवंशियों के राजा थे मधुकरण शाह, उनके पास भेजा था और उनसे समझौता करने के लिए भेजा था। अगर नहीं समझौता करते तो इसको युद्ध में पराजित करके वो इस क्षेत्र को जीत लेते। तो मधुकरण शाह एक कमज़ोर शासक थे, बहुत मजबूत शासक थे नहीं, वो आराम से समझौता करते हैं और मालगुजारी देने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रहता है कि अकबर ने कौन सा सेनापति को झारखंड के नागवंशियों के पास भेजा था कर वसूली के लिए, तो उनका नाम था शाहबाज खां। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अकबर ने शाहबाज खां को नागवंशी राजा डैश को मालगुजारी के लिए विवश किया, तो किसको किया, मधुकरण शाह को विवश किया। और ये घटना है आपका कब, 1585 ईस्वी की है। क्लियर है। अब यहाँ पर और एक बात होती है कि 1585 हो गया ना, 1589 में, कब फ्रेंड्स, 1589 में जो बिहार का सूबेदार होते हैं, बंगाल और बिहार का जो सूबेदार होते हैं, अकबर राजा मानसिंह को निर्धारित करता है। राजा मानसिंह अब इस क्षेत्र का मनसबदार हो जाते हैं।
आपको पता है राजा मानसिंह का कितना इम्पोर्टेंस है उस टाइम पीरियड में। तो ये राजा मानसिंह का इम्पैक्ट इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा था, वो आपको धीरे धीरे अभी पता चलेगा, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने लिखा है कि मान सिंह प्लामू के चेरो शासक भागवत राय को 1590 में पराजित कर वसूली क्या करता था। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि जो झारखंड स्टेट था, हमारा झारखंड स्टेट था, उसका एकदम वेस्ट वाला पोर्शन में पलामू है, यहाँ पर पलामू है। और पलामू में पहले आया रक्सेल वंश, और रक्सेल वंश के बाद आया 1572 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1572 ईस्वी में आया कौन, चेरो आया। और चेरो के संस्थापक कौन थे, चेरो के संस्थापक थे भागवत राय। कौन थे दोस्तों, भागवत राय। इतना क्लियर हो गया पॉइंट। और ये भागवत राय जो है चेरो का सॉरी रक्सेल का जो राजा थे, लास्ट राजा, उनका भी नाम, सॉरी सब मिट गया, मैं क्या बता रहा था कि जो रक्सेल वंश थे, उस रक्सेल वंश का लास्ट राजा थे, उनका नाम था मानसिंह। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये मानसिंह और अकबरवाला मानसिंह दोनों अलग है। इस मानसिंह के ही यहाँ पे जो है भागवत राय जो है काम किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी हत्या कर दी और एक नया राजवंश चलाया जिसका नाम है चेरो वंश। और ये घटना कब की है, 1572 की घटना है। समझ में आ गई। तो चेरो वंश की यहाँ पर यानी कि स्थापना हो चुकी है, और उस समय मान सिंह यहाँ का मनसबदार बन के आता है इस क्षेत्र का, मुगलों के दरबार से। तो इन्होंने भगवत राय को पराजित किया 1590 में, और कर वसूली इनके साथ जारी रखा। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुगल अंपायर जो है झारखंड के क्षेत्रों में बेसिकली जो है लोग जाया नहीं किया करते थे, लेकिन अब जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, जब भी मुगल लोग या फिर कोई भी दक्षिण भारत का जब यहाँ पर दौरा किया करते थे, तो ये बीच वाले पोर्शन से ये नहीं जाते थे, ये थोड़ा घूम के बिहार तरफ से और उड़ीसा होते हुए दक्षिण की ओर जाते थे, है ना। उस टाइम तो बहुत सारे रास्ते खुले नहीं थे ना, सभी को पता नहीं था। तो इस तरीके से इधर वाला पोर्शन से होते हुए जाते थे, क्योंकि ये पूरा समृद्ध वाला इलाका था। इसलिए यहाँ पर बीच में जो झारखंड वाला इलाका पड़ता था, उसको भी जीत लेना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मानसिंह जो है उड़ीसा का एक अभियान चलाता है, ठीक है। मानसिंह उड़ीसा का एक अभियान चलाता है। तो अगर उड़ीसा का अभियान चलाएगा और उसको उड़ीसा जाना होगा, तो आपको पता है ये अगर झारखंड है, अगर ये, तो इसके दक्षिण में उड़ीसा है यहाँ पर। तो उड़ीसा जाने के लिए उसको झारखंड से होके जाना पड़ेगा, और जब झारखंड होके जाना पड़ता है तो यहाँ एक एरिया पड़ता है महत्वपूर्ण, जो आज के समय में है वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, है ना। वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, उस समय इस क्षेत्र को केवल सिंहभूम कहते थे। और यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, वो थे सिंह वंश के। सिंह वंश का 2 टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों ने स्थापना किया था, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर पुरहाट वाले इलाके में जो है सिंह वंशी राजा हुआ करते थे। और इस पुरहाट वाले इलाके में अभी जो राजा है वो कौन है रंजीत सिंह। उनका नाम क्या है, रंजीत सिंह। तो 1590 से लेके 92 तक जो है राजा मान सिंह जो अकबर का मनसबदार है इस क्षेत्र में, है ना, उसकी मदद किसने किया था, रंजीत सिंह ने और नागवंशी राजा मधुकरण ने, ठीक है। ये जो मधुकरण जिसने मालगुजारी देना स्वीकार किया था, वही, इन दोनों ने मिलके जो है उड़ीसा अभियान में खूब मदद किया उसका, और उड़ीसा के बहुत सारे क्षेत्रों को इन लोगों ने जीत कर दिया था। तो देखिए अब 1590 आ गया, 92 आ गया, उसके बाद तो आपको पता है कि
अकबर साम्राज्य अब धीरे धीरे जो है जहांगीर के हाथों में जाना शुरू होगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही पॉइंट बता रखा है, ये पॉइंट मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, उसमें क्या देख रहे हैं कि जो मान सिंह है ना, वो बंगाल का भी अभियान करेगा, और उस बंगाल के अभियान के बाद जो है राजमहल वाला जो क्षेत्र है उसको ये राजधानी बनाता है, बंगाल का राजधानी बनाता है। अगर आप ये झारखंड का मानचित्र मान ले, ठीक है, तो ये वाला इलाके में जो है साहिबगंज, पाकुड़, ये वाला इलाके में इधर राजमहल मिलेगा आपको। तो इसी राजमहल को जो है क्या बनाया जाता है, राजधानी बंगाल का बना दिया जाता है। और आज भी पता है वहाँ पर तेलियागढ़ का किला भी है, जिसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा आप, है ना, ये सभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 1592 में बंगाल की राजधानी राजमहल हो गया। किसने बनाया, तो राजा मान सिंह ने बनाया। अब ये क्या करता था ना, बहुत सारे छोटे छोटे महल वगैरह बनाया करते थे, ठीक है। और उसका नाम देखिए इन्होंने क्या दिया था, राजा मानसिंह परकोटा एवं महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से नाम दिया करते थे, उसका नाम था अकबर नगर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मानसिंह जो है उन्होंने परकोटा और बहुत सारे महल बनाए और उनको संयुक्त रूप से एक नाम दिया करते थे, उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे अकबर नगर, ठीक है, अकबर नगर नाम दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि मानसिंह जो है मिदनापुर अभियान में शामिल था। मिदनापुर कहाँ पर है, बंगाल में है, ठीक है, तो बंगाल अभियान ही समझ लीजिए आप। तो 1590 से 91 में मानभूम में स्थित, है ना, एक जगह का नाम है, ये है परकोटा हो गया, है ना, परा है, परा, ठीक है, परा है। तो दो जगह का नाम है परा और एक है तेलकुप्पी, ठीक है। तेलकुप्पी ये आज भी बंगाल और झारखंड का सटा हुआ क्षेत्र में है। तो परा और तेलकुप्पी में कई सारे मंदिर थे, जिसको फिर से इन्होंने क्या किया, जीर्णोद्धार किया, ठीक है, फिर से इसको रिनोवेट किया, अच्छा किया। बीच में तो अफगान आए और बहुत सारे अलग अलग राजा आए, जिन लोगों ने क्या किया था, मंदिरों को हटा के मस्जिद वगैरह या ये सब बनाया था, तोड़ फोड़ दिया था। तो उसको इसने क्या किया था, मंदिरों को जीर्णोद्धार करने का काम किया था। परा जगह का नाम है, तिलकुपी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इस टाइम एक बुक लिखी गई थी आईने अकबरी, है ना। तो आईने अकबरी के अनुसार कहा जाता है कि हजारीबाग का जो 6 वंश और चंपा, ठीक है, 6 और चंपा, ये दोनों ही राज्य जो थे, परगना जो थे, वो बिहार के सूबा में शामिल था। बिहार का सूबा में अगर ये शामिल था तो इस समय किसके अधिकार क्षेत्र में था, वो मान सिंह के क्षेत्र में था, मान सिंह राजा, है ना, इसके कार्य क्षेत्र में था। इसका मतलब क्या हो गया कि मुगल एम्पायर को बढ़ाने में, पूरा बंगाल में विस्तार, उड़ीसा में विस्तार करने के लिए ये जो राजा मानसिंह थे उन्होंने बहुत काम किया था, है ना, बहुत सारे काम किए थे। इसमें और पॉइंट तो नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसमें और पॉइंट नहीं है। तो जाते जाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, माइक्रो स्टडी सेंटर, ओके। इसको शेयर करें, लाइक करें, और जितना से जितना ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेगा दोस्तों, उतना मोटिवेशन मिलेगा मुझे, ठीक है। और अगर मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको PDF फाइल अभी फ़िलहाल क्लासों का मिल जाया करेगा, और मैं हूँ फेसबुक में भी अवेलेबल, तो प्रेम पंकज के नाम से, और ईमेल ID ये है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप रिवाइज मार लो कुछ और पॉइंट्स को, उसके बाद मैं आपको अलविदा कहूँगा आज की क्लास में। थोड़ा सा जो हिस्ट्री है उसको हम लोग
एक बार ओवरव्यू मारते हैं, ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू मारते हैं अभी तक जो पढ़े हैं, प्राचीन काल से लेके अभी 1605 ईस्वी तक, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेंगे। देखिए, झारखंड में सबसे पहले प्राचीन काल में देखा जाए तो असुर जनजाति आए थे, है ना। ये काफ़ी पहले से रह रहे हैं, 6000 ईसा पूर्व से रह रहे हैं, ईसा पूर्व। ओके, सबसे पहले असुर आए थे, असुर। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि झारखंड में भी कांस्य युग जो था उसका इम्पैक्ट था। मेसोपोटामिया सभ्यता के बहुत सारे सिक्के यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम के पीरियड के। नवपाषाणकालीन चीज़ें भी मिली हुई है, नवपाषाणकालीन चीज़ें भी मिली हुई है, और इसका क्लास मैंने लिया है, वो सारी चीज़ें आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये सब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड आता है 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में, जहाँ पर क्या होता है, धार्मिक रिवोल्यूशन आती है। ये धार्मिक रिवोल्यूशन बार बार मेरे दिमाग में आता है। तो रिलीजियस रिवोल्यूशन आता है जिसमें हम लोग दो धर्मों को पढ़े थे, एक पढ़े थे बौद्ध धर्म को और दूसरा पढ़े थे जैन धर्म को। तो यह टाइम पीरियड झारखंड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैन धर्म का एक तरीके से देखा जाए और बौद्ध धर्म का देखा जाए तो यहीं पर उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जैन धर्म जो भगवान महावीर सबसे ज़्यादा जाना जाते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ पर गिरिडीह में पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, है ना, उनका निर्वाण स्थल है। कहाँ पर है निर्वाण स्थल? आपका पारसनाथ गिरिडीह में है। पारसनाथ तो इसी के नाम पे पड़ा है ना, पारसनाथ गिरिडीह में। और इसका मैंने बताया था कि जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई को भी याद रखना है ना, ऊंचाई को भी याद रखना है। 1365 मीटर था ना, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और ये जो निर्वाण प्राप्त किए थे वो 717 BC में किए थे, ये बात हो गई याद। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना था वो और एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखना था कि 250 ईस्वी में जो है अकबर कहते हैं, यहाँ पर आएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड क्षेत्र में जो है अपने अधिकारियों को भेजता है। उसका नाम था रक्षित, एक अधिकारी को भेजते हैं जिसका नाम था रक्षित। और इन्होंने इनके जो दो शिलालेख थे, एक 13वें शिलालेख और एक क्या था यार, मैं अभी भूल रहा हूँ, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पीछे से, ठीक है। तो अशोक ने ही कहा था कि इस क्षेत्र के जो अविजित लोग हैं, है ना, उन्हें भी हमारा धर्म को मानना चाहिए और उसे आगे बढ़ना चाहिए, ये उन्होंने कहा था सम्राट अशोक ने। फिर आगे का पॉइंट और क्या था, अगर हम लोग ईस्वी में आ जाएं, एडी में आ जाए, एडी में अगर आ जाते हैं, ये तो प्राचीन काल की हो गई बात। तो हमने देखा था सबसे पहले कि 64वीं ईस्वी में, ठीक है, नागवंश साम्राज्य जो है यहाँ पर स्थापित हो गया था। और इसका पहला राजा जो था वो आपको पता है फनी मुकुट राय थे, है ना, फनी मुकुट राय। और ये फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाया था। इसके पहले कौन राजा हुआ करते थे? मुंडा राज हुआ करते थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो 78 AD समझ लीजिए, 78 AD में कुषाण वंश इनके राजा कनिष्क थे। तो कनिष्क जो थे इनका भी सिक्के जो हैं मिले हैं हमें इनके टाइम का, है ना, झारखंड में 3 ठो बताए हैं, याद है आपको, इंडो सिथियन का, कनिष्क कालीन, है ना, यानी कुषाण कालीन सिक्के। तो ये कुषाण कालीन सिक्के जो है कनिष्क के टाइम का पीरियड का यहाँ पर मिला है। फिर हमने क्या बताया था कि समुद्रगुप्त जो हैं, समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त ये एक महान सम्राट हुआ करते थे मगध एम्पायर में। तो
समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र को आठवीं विजय कह के पुकारा था, है ना। आठवीं विजय करके पुकारा था, यानी कि आठवीं क्षेत्र में विजय हासिल किया था इन्होंने। ओके। फिर हमने फिर से एक बार देखा था कि नागवंशी ये राजा हुए थे प्रताप राय। वो प्रताप राय जो है अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चेंज करके चोटिया ले जाता है, ठीक है, चोटिया ले जाता है। उस सबके कई सारे रीजन थे। तो ये घटना थी 346 ईस्वी की। ओके। फिर हमने और एक पीरियड देखा था, अगर 600 एडी का बात करें तो इस टाइम एक राजा थे, हिंदू राजा हर्षवर्धन, और उसका भाई जो थे वो राज्यवर्धन थे ना, ठीक है। तो हर्षवर्धन के समय समय में जो एक चीनी यात्री आए थे, ह्वेनसांग आए थे ना, ह्वेनसांग आए थे। तो ह्वेनसांग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया है, और जो राजमहल का इलाका था उस राजमहल के क्षेत्र में ही हर्षवर्धन का ह्वेनसांग के साथ मुलाकात हुई थी। उस टाइम राजमहल नहीं कहा जाता था, इसको कांगजल कहा जाता था, ठीक है। और ह्वेनसांग ने अपने पुस्तकों में इस क्षेत्र का वर्णन किया है। ओके। फिर ये हो गया 7वीं शताब्दी। उसके बाद अगर हम लोग और देखना चाहें तो 8वीं सदी में जो है, 8वीं सदी आ गया ना, तो 8वीं सदी में सिंह वंश आ जाएगा, ठीक है। सिंह वंश आ जाएगा जो कि सिंहभूम में राज करना स्टार्ट करेगा। 8वीं सदी में ही सिंह वंश की प्रथम जो शाखा है उसकी स्थापना होती है, और आपको याद है उसका नाम क्या था, काशीनाथ सिंह, है ना, काशीनाथ सिंह। इन्होंने ही सिंह वंश की पहली शाखा का नींव रखी थी। अब इसी समय में जो है हमने देखा था 908 ईस्वी में जो कि नागवंशी राजा थे, उसका नाम क्या था, नागवंशी राजा गजघंट राय, गजघंट राय। तो ये गजघंट राय 908 ईस्वी में एक मंदिर का निर्माण किया था जिसका नाम था हापा मुनि मंदिर, जो कि गुमला में है, ठीक है। इससे रिलेटेड बातें भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर अगर और टाइम पीरियड में हम लोग देखें तो चले जाते हैं 1205 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1205 में। तो 1205 ईस्वी में क्या हुआ था, 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने दूसरी शाखा का निर्माण किया था सिंह वंश के, दर्प नारायण सिंह। इन्होंने सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किया था। फिर और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन उसमें और हम लोग अगर देखें तो 1300 ईस्वी में अगर आ जाए, है ना, 14वीं शताब्दी में आ जाए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि 1310 अलाउद्दीन खिलजी का टाइम का था, खिलजी वंश का टाइम है ये, है ना। खिलजी वंश, गुलाम वंश की स्थापना हो चुका है दिल्ली सल्तनत में। तो खिलजी वंश की स्थापना हुआ है यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी जी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति छज्जू मलिक को, किसको दोस्तों, छज्जू मलिक को झारखंड वाले क्षेत्र में भेजा था, है ना, यहाँ पर भेजा था। उसके बाद फिर और हमने क्या देखा था कि तुगलक वंश, अगर तुगलक वंश आ गया तो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना एक सेनापति भेजा था इस क्षेत्र में जिसका नाम था मलिक बयां। देखिए ये सेनापति वाला क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए इसको जरूर से जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और मलिक बयां ने क्या किया था, चाय चंपा वाले क्षेत्र में अधिकार किया था, है ना, चाय चंपा वाले क्षेत्र में अधिकार किया था, हजारीबाग में जो है। उसके बाद फिर 1368 में अगर देखें तो आपको याद होगा 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना की जाती है, रामगढ़ राज्य, ठीक है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना इधर उधर से नहीं होता है, ये यहीं का जो
मुगल दरबार नहीं, मुगल कहाँ से आ गया इस टाइम, ये तो तुगलक का समय का ही है ना। तो इसके द्वारा स्थापित कुछ राजा थे, है ना, उन्हीं ने अपने आप को क्या किया था, स्वतंत्र घोषित किया था, रामगढ़ राज्य बनाया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या था, 1401 में जाएं तो 1401 में हो गया आपका राजा शिवदास कर्ण, याद रखिए शिवदास कर्ण, बताया था मैं, ये राजा शिवदास कर्ण जो थे, उन्होंने हापामुनि मंदिर में विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया था, है ना, हापामुनि मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित किया था, विष्णु की प्रतिमा। क्लियर हो गया है? और एक चीज हम लोग देख सकते हैं, ये 15वीं शताब्दी ही चल रहा है ना, 1498 ना, कितना है ये, 1400, हाँ ठीक है, 1460 के आसपास ही राजा गंग वंश का राजा था, ठीक है, गंग वंश, इन्होंने झारखंड के क्षेत्र को भी जीता था, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें तो शेरशाह सूरी का पीरियड आएगा। बीच में तो बहुत सारे पीरियड छूटे हुए हैं, लेकिन शेरशाह सूरी जब आएंगे तो ये क्या करता है, चेरो वंश का जो राजा था महारथ चेरो, है ना, महारथ चेरो, इसको पराजित करता है और वहाँ से सफ़ेद हाथी प्राप्त करता है, यही था, सफ़ेद हाथी प्राप्त करता है। देखिए सारे पॉइंट यहाँ मैंने नहीं बताया है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको याद करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। सफ़ेद हाथी को प्राप्त करता है महारथ चेरो से। तो यहाँ पर जो शेरशाह सूरी खुद नहीं जाते हैं, वो वहाँ पर अपना एक सेनापति भेजता है जिसका नाम क्या था, ख्वास खां था यार, है ना, ख्वास खां, यही महारथ चेरो को पराजित करके सफ़ेद हाथी ले आता है, ठीक है। फिर क्या है, आज का जो पीरियड है अकबर, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पार्टिकुलरली सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी मारते रहें, आगे जाते रहें और रिवाइज भी मारते रहें, तो आपको याद होता चला जाएगा। और हिस्ट्री पढ़ने का जो तरीका है दोस्तों यही है ना, इससे बाहर आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही मैं रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।